हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरियो। तो हमारी फर्स्ट चैप्टर की अब लास्ट वीडियो है। इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें हम पूरी बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया की स्टेट्स की क्या उस समय पोजीशन थी, कैसे स्टेट्स बनी हुई थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस का इंडिया ने कैसे स्टेट्स बनाई और उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए इंडिया को यूनाइटेड वे में डिवाइड करने के लिए। स्टेट्स में मतलब स्टेट्स में डिवाइड भी करना था लेकिन इंडिया को यूनाइटेड भी रखना था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक चालू होता है वो फिर से इंडिपेंडेंस से होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ी मेरी एक प्रॉब्लम थी वो पार्टीशन थी कि नेशन मिडल की मुझे पहली प्रॉब्लम आई वो पार्टीशन हुआ। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं था कि पार्टीशन जब पूरा हो गया तो सब चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम आ गई थी, वो थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने हर बार बोला है, इंडिया उसकी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इंडिया में एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं है, इंडिया में एक कल्चर नहीं है। इंडिया में हजारों भाषाएं हैं, इंडिया में हजारों कल्चर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि जो ब्रिटिशर ने स्टेट्स बनाए थे वो किसी भी वे में इंडिया के लिंग्विस्टिक वे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही कल्चरल वे को कर रहे थे। जब भी हम लिंग्विस्टिक वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है हिंदी में भाषा ही, मतलब आप बोल सकते हैं लैंग्वेज बेसिस पर हम बात करते हैं। तो जो इंडिया के स्टेट्स थे वो ये दोनों चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद आता है कि ये क्या रीजन थे जो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जब हम भी पढ़ते हैं स्टेट्स के बारे में ब्रिटिश के पीरियड में, तो उस समय जितनी भी स्टेट्स होती थी वो दो वे में फॉर्म करी जाती थी। पहला वे होता था कि जो भी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अच्छा लगता था, मतलब सपोज कर लीजिए एक राजा है इधर पे, वो इतना उसका एरिया है तो वो एक स्टेट बन गया। अब कोई वहां पर ब्रिटिशर हैं, उनने इतना एरिया, उनको एरिया में से लग रहा है कि वो अच्छे से गवर्न कर पाएंगे, उनने उतने एरिया को एक स्टेट बना दिया। मतलब वो अपने हिसाब से बनाते थे, उनको जो अच्छा लगता था। और दूसरा सिंपल रीजन होता था वो जितना एरिया एनेक्स करते जाते थे, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने इतना एरिया जब कैप्चर किया ये एक स्टेट बन गया। अब इसके एक साल बाद या कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरे राजा को हराया, उसका जितना एरिया कैप्चर हो गया वो अपने आप में एक स्टेट बन गया। मतलब जितना एरिया कैप्चर होता जा रहा है, जितना एरिया वो एनेक्स करके जा रहे हैं, उतना एरिया वो उसको बना लेते थे अपना स्टेट। तो ये दो चीज हमारे सामने आती हैं। इसके बाद लेकिन जब उस समय के इंडियन लीडर्स थे, मतलब जितने भी उस समय इंडिया के लीडर थे, मेनली कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे, इन सब ने बोला था कि नहीं, इंडिया का ये बिल्कुल सही नहीं है, ये स्टेट आर्टिफिशियल है, नकली है, ये इंडिया की रियलिटी को नहीं दिखाते हैं। इंडिया को एक हमें लिंग्विस्टिक वे में, कल्चरल वे में डिवाइड करना चाहिए, तब जाके इंडिया की यूनिटी दिख पाएगी और डाइवर्सिटी भी दिख पाएगी। तो ये चीज सामने आ रही थी। और इनफैक्ट 1920 में जब नागपुर का सेशन हुआ था तो उस सेशन में भी ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे देश के स्टेट्स हैं इन्हें तो हम लिंग्विस्टिक वे में डिवाइड करेंगे ही, साथ ही साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी है इसका भी ये मेन एम रहेगा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना इसी वे में। तो इसके बाद कांग्रेस की जितनी भी कमिटीज बनती थी वो स्टेट्स को देखकर नहीं बनती थी। जब ब्रिटिश राज चल रहा था वो वहाँ के कल्चर और वहाँ की भाषाओं को देख के बनाते थे। मतलब कोई एक एरिया है जहाँ पर लोग मराठी बोल रहे हैं तो वहाँ की एक अलग कांग्रेस कमेटी बनेगी, हिंदी बोलने वाले अलग बनेगी। मतलब पहले से ये काम चालू हो गया था। इसके बाद यही डिसाइड हुआ था कि इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस मिलेगी, इंडिया सेम चीज़ पूरे इंडिया में भी इंप्लीमेंट करेगा, उसको भी ऐसे ही डिवाइड करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये चीज़ इतनी आसान लग रही थी अब कठिन हो गई थी। इसका सिंपल रीजन ये है कि इंडिया के जितने भी लीडर्स थे उनको अंदर से एक बहुत बड़ा खौफ आ गया था कि अगर हमने हमारी कंट्रीज को डिवाइड किया, मतलब स्टेट्स को डिवाइड किया भाषाओं में, कल्चर में, तो हमारा देश और पीसेस में ना बढ़ जाए, कहीं बहुत ज्यादा दंगा ना हो जाए, फसाद ना हो जाए। तो ये बहुत चीजें सामने आ रही थी, लोग डर गए थे। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम अपने इंडिया को पोस्टपोन करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। इसके मेनली दो रीजन थे। एक सबसे पहला रीजन यही था कि डर था कि कहीं मतलब ये ना हो जाए रिवॉल्ट हो, और जो दो रिवॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि इतने अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नाटक बहुत होंगे। तो इसके दो मेन रीजन आए थे। एक रीजन ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे अभी तक उनका फेट डिसाइड नहीं हुआ था, मालूम नहीं था कि एट टाइम प्रिंसली स्टेट इंडिया से ज्वाइन भी होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा थे और उनका एक दिन में हम डिसाइड नहीं कर सकते थे। और दूसरी चीज जो हमारे सामने आ रही थी वो ये थी कि जो पार्टीशन हुआ था उसको भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो एक डर ये भी था कि कहीं पार्टीशन की जो मेमोरी थी फ्रेश है, इसकी और नई मेमोरीज, ऐसी खतरनाक मेमोरीज हमारे सामने ना आ जाए। और एक बात ये भी बहुत ज्यादा उस समय उठ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पूरा फोकस कर दें इसी रीऑर्गेनाइजेशन में और जो बाकी फैक्टर जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स है, इंडिया को ग्रोथ करवाना है, कहीं वो चीजें पीछे ना छूट जाएं। तो ये कुछ चीजें हमारे सामने आ रही थी।
अभी तो हमने ये बात कर ली कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो नहीं चाह रही थी कि इतनी जल्दी रीऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो गवर्नमेंट सोचे वही वहाँ के सिटीजन सोचें। तो इंडिया का जो पुराना ओल्ड मद्रास का प्रोविंस था, अगर हम आज की बात करें तो इस ओल्ड मद्रास के जो प्रोविंस के एरिया हैं वो हमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका में देखने मिल जाते हैं। तो जो पुराना हमारा ओल्ड मद्रास प्रोविंस था उसके वहाँ के जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उनने आवाज़ उठाई, वो लोकल लीडर्स हुआ करते थे और वहाँ के पीपल हुआ करते थे जिन्हें आवाज़ उठाई। इसके अलावा एक विशाल आंध्र नाम का मूवमेंट देखने को मिलता है और जितना मुझे याद है ये बोर्ड के इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बार हमको ये आया था पेपर में। तो विशाल आंध्र एक मूवमेंट सामने आता है जिसमें ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल का कहना था कि इन्हें मद्रास से हटा देना चाहिए और इनके लिए अलग से आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बनना चाहिए, जिसे नाम ही से आप याद रख सकते हैं, विशाल आंध्र। तो ये बहुत बड़ा सामने आया था और मोस्टली इसमें देखने वाली बात ये थी कि कुछ लोग नहीं कर रहे थे, मोस्टली मद्रास के जितने भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो सब फेवर में थे कि इनके लिए एक अलग से स्टेट बनाना चाहिए। और जो ये मूवमेंट चल रहा था विशाल आंध्र ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम पकड़ लिया था, क्योंकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी और उस समय के जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे जो वेटरन गांधी भी माने जाते हैं, उनका नाम था पोती श्रीरामुलु, उन्होंने उस समय के लीडर बन के वो सामने आए जिसने पूरा इसको पहले तो सपोर्ट किया और उसके बाद वो एक फास्ट पे बैठ गए और उन्होंने बोला कि जब तक एक अलग से सेपरेट स्टेट नहीं बन जाता वो अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे, मतलब कुछ खाना नहीं खाएंगे। जिसके बाद 56 डेज का उनकी डेथ हो गई। मतलब ये चीज़ समझ में आती है कि उनका एकदम मतलब उन्होंने चीज़ को माना और गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई अनशन की वजह से। इसके बाद जो उनके सपोर्टर थे वो आग बबूला हो गए और पूरा जो वो मद्रास का अपना एरिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होने लगे, लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई पर उतर आए, बहुत सारे लोगों की मर भी गए थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो देखने में आया कि मतलब एक पूरा वायलेंस हो गया था। जिसके बाद अपनी गवर्नमेंट ने, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्हें दिसंबर में 1952 में बोला कि चलिए ठीक है एक सेपरेट हम आंध्र प्रदेश बना देते हैं। मतलब दिसंबर 1952 में एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बन गया था। और ये आप याद रखिए क्योंकि पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में मैप में इसका एक क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 1952 में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ चीजें हमारे सामने आई थी आंध्र प्रदेश के बाद। तो जब ये विशाल आंध्र मूवमेंट का एक सेपरेट आंध्र स्टेट बन गया था, इसका जो बाकी एरियाज थे जहाँ पर मतलब बहुत सारे लिंग्विस्टिक डिवीजन थे, अब उनको भी एक मौका मिल गया था अपना आवाज़ उठाने का। तो मतलब जहाँ हम पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इस चीज़ को टाल रही थी, अब और ज़्यादा इसको टाल नहीं सकते थे। तो इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म करी। बेसिकली इस कमीशन का काम था कि इसे ये देखना था कि इंडिया को कैसे स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब क्या हम कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेजेस में हमें डिवाइड करना है या कल्चर में हमें डिवाइड करना है। तो फिर इसके बाद फाइनली इस कमीशन ने ये डिसाइड किया कि ये जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेजेस के बेस में, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड करेगा। मतलब हर एक स्टेट अपना लैंग्वेज दिखाएगा और अपना कल्चर दिखाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। इसके बाद इनने अपनी रिपोर्ट पास करी जिसके 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। और जितनी भी बनाई गई थी वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक वे में देखकर बनाई गई थी। तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई थी। और अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में 2020 में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हुआ क्या, जब पहले मैंने आपसे बोला था कि इंडिया के लोग डर रहे थे, मतलब हमारी गवर्नमेंट डर रही थी कि अगर हमने कहीं ना कहीं ऐसा लिंग्विस्टिक वे में डिवाइड किया तो हमारी इंडिया और पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक रीजन सामने था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में एक इंडिया की गवर्नमेंट ने नई थ्योरी जनरेट करी थी। इंडिया का कहना था कि कहीं ना कहीं हम अगर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को एक स्टेट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं और प्रमोट कर रहे हैं यूनिटी को। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये बात किसी ये छुपी नहीं थी कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। अगर हम इसको छुपाए रखे बात को, जब सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम ऐसा प्रिटेंड करें कि नहीं नहीं पूरा इंडिया एक है, तो कभी ना कभी तो इंडिया डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए एक स्टेट अलग से होना चाहिए, और हम वो चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये नई एक थ्योरी हमारे सामने आई थी। और आज की डेट में 60-70 साल हो गए हैं, उसके बाद भी इंडिया यूनाइटेड है। मतलब जहाँ पहले हमारा सबसे बड़ा खौफ था कि यार इंडिया आगे और डिवाइड ना हो जाए, ये करने के बाद आज की डेट में इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं लिंग्विस्टिक, इतना सारा कल्चर है, उसके बाद भी इंडिया हमारा यूनाइटेड है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर कंट्री को डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या बोला जाता है, जहाँ की गवर्नमेंट वोट करवा के आ रही है वो एक डेमोक्रेसी। मतलब अगर आपको वोट का अधिकार है तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी कितनी छोटी सी चीज़ नहीं होती है। इंडिया को ऐसे ही वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक कंट्री जहाँ के लोगों के राइट्स हैं। इंडिया पूरे जितने कल्चर है हर कल्चर को प्रमोट करता है, किसी को दबाता नहीं
नहीं है, इतनी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहा है, सबको अपनी आज़ादी है, गवर्नमेंट हर तरफ की अलग अलग बनती है उनके कल्चर के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में बीजेपी आई है तो साउथ में भी बीजेपी आएगी, सबको अपने कल्चर के हिसाब से जो नेता अच्छा लगता है उसको वो इलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि डेमोक्रेसी का एक रियल एग्जाम्पल जो है वो इंडिया बन के आता है। तो ये बात हमारी पूरी होती है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की। लेकिन इसके बाद बुक में एक छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड टॉपिक दिया हुआ कि इसके बाद आने वाले सालों में क्या हुआ। तो जैसा कि 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी तो बन गए थे, लेकिन उस समय का ये मीनिंग नहीं था कि ये फाइनल हो गया था। कई स्टेट ऐसे थे जिनको थोड़े समय बाद जाकर उनके स्टेट में, बॉम्बे स्टेट होता था जिसमें मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग के लोग थे, उनका एक बाइलिंगुअल स्टेट बनाया गया था। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि यार बाइलिंगुअल बना देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाइलिंगुअल लोग साथ में नहीं रह पाए। तो 1960 में यहाँ पर 2 स्टेट फॉर्म हुए, एक था गुजरात और एक था महाराष्ट्र। मतलब जो पहले बॉम्बे स्टेट इतना बड़ा होता था उसको हटा दिया गया था। इसके बाद 1966 में एक सबसे बड़ा हुआ जो पंजाब था, हमारा ओल्ड पंजाब प्रोविंस, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। मेनली 2 भाषा के लोग रहते थे, एक थे पंजाबी स्पीकिंग और एक थे हिंदी स्पीकिंग। तो ये बहुत चीज़ हमारे सामने आई। तो इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था तो इसको भी काटा गया और इसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 ऐसे स्टेट थे जिनको अलग सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो पहले पंजाब था वो 3 स्टेट हो गए थे। इसके बाद 1972 में जो असम था, असम से मेघालय को निकाल दिया गया था और मेघालय को अपना अलग से स्टेट बना दिया गया था। तो ये बड़े बड़े स्टेट आए थे। इसके बाद 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा 2 स्टेट फॉर्म होकर आए थे हमारे सामने। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 2 स्टेट को फॉर्म किया गया। और अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड तो सीधा 1963 मतलब जहाँ पर बहुत सारे स्टेट उस समय फॉर्म ही नहीं थे, उसी समय वो फॉर्म हो गया था। इसके बाद अगर हम 2000 की बात करें तो यहाँ पर एक नई चीज़ हमारे सामने आई, जहाँ पर पहले लिंग्विस्टिक वे में कंट्रीज को, स्टेट्स को डिवाइड किया जा रहा था। अब यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि अगर थोड़े कल्चर अलग हैं तो उनको भी डिवाइड किया जा रहा था। मतलब ऐसा मालूम चल रहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके वजह से चेंज किया गया। तो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 नए स्टेट फॉर्म हो गए थे। इसके बाद अगर हम रिसेंट में 2014 की बात करें तो तेलंगाना फॉर्म हो गया था। और अगर हम और रिसेंट की बात करें तो 2019 में जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट होता था उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके बाद ये अभी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और उत्तर प्रदेश के हरित रीजन में हमें देखने को मिलता है लोग बोल रहे हैं को अपना स्टेट चाहिए। और उसके बाद जो नदर्न एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि वो भी सेपरेट स्टेट मांग कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा डिवाइड करने का, जितना भी लिंग्विस्टिक उस वे में कन्वर्ट करने के बाद, कल्चरल वे में स्टेट्स को डिवाइड करने के बाद, फिर भी हमारे पास इतना कल्चर, इतनी लैंग्वेज बच जाती है जो अपने आप को सेपरेट डिमांड करती हैं। तो ये सीधा एग्जाम्पल है इंडिया में कि कितनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चारों वीडियो बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा बना है क्योंकि ये एक आप पहला स्टार्टिंग का पहली बुक का तो पहला चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगता है क्योंकि यहाँ से हम पूरी जर्नी चालू करने वाले हैं इंडिया की। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु डेंगुरिया, बाय बाय।